हेलो स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिस सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं कुछ मिक्स टाइप क्वेश्चंस। कुछ इजी रहेंगे और कुछ टफ टाइप। लेट्स स्टार्ट। इफ अल्फा एंड बीटा आर द करंट गेन इन द कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर, देन करेक्ट रिलेशन इज। सो इस क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना है करेक्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, जहाँ पर अल्फा जो है वो करंट गेन इन कॉमन बेस है और बीटा जो है वो कॉमन एमिटर के करंट गेन को दिखाता है। तो हम लोग इसका जो रिलेशन है वो हम लोग जानते हैं अल्फ़ा और बीटा के बीच में, जो कि होता है बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा। इस रिलेशन को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि इससे हमारे पास कौन सा ऑप्शन निकल कर आता है। सबसे पहले है बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। अगर इस अल्फ़ा को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं 1 माइनस अल्फ़ा को, तो ये हो जाता है बीटा 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा। अब हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 दिख रहा है, तो अगर हम दोनों साइड में ऑन द बोथ साइड्स अगर हम 1 से ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस 1। नाउ अब राइट हैंड साइड के अल्फ़ा को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं तो ये हो जाता है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा को ऐसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं और इन दो टर्म्स में से हम लोग बीटा को कॉमन ले लेते हैं। बीटा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास दो टर्म्स है, इसको भी अगर ब्रैकेट में कर ले तो इन दोनों टर्म्स में से हम लोग 1 माइनस अल्फ़ा को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा हमारे पास 1 प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। अब देखते हैं हमारे पास कौन सा एक ऑप्शन सही आ रहा है। ये 1 प्लस बीटा होना चाहिए, 1 प्लस बीटा। तो इसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 ए। Determine the moment of inertia of a uniform rod of length L and mass m about an axis passing through its center of and perpendicular to the rod। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास कोई भी एक रॉड है जिसका लेंथ L है और मास m है। इसके लिए हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो होता है इसका सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा पासिंग थ्रू इट्स एक्सिस। इस पर्टिकुलर एक्सिस से अगर पास हो रहा है तो इसके लिए हो जाता है इक्वल टू ml² डिवाइड बाई 12। यू नो दिस, इट इज़ द स्टैंडर्ड फार्मूला। 4 point-sized bodies, each of mass m, are fixed at 4 corners of the light square frame of side length L. The moment of inertia of 4 bodies about an axis perpendicular to the plane of the frame and passing through its center is। तो हमारे पास एक प्लेन स्क्वायर प्लेन है जिसके सारे साइड्स का जो लेंथ है वो L है और हर एक कॉर्नर पे एक मास रखा हुआ है विथ मास m। पॉइंट साइज बॉडीज़ है, सबके मास m है। तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इन चारों बॉडीज़ का वेयर एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन पे कोई एक्सिस है जो कि अप टू डाउन जा रहा है एंड पासिंग थ्रू इट सेंटर पे भी है। तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। सो वी नो द फॉर्मूला I इक्वल्स टू समेशन mi/ri² वेयर I इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी। सो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ कर लेते हैं आई का। तो हमारे पास 4 मासेस है 1 2 3 4, तो सबके लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इस पहले आते हैं हम लोग आई इक्वल्स टू m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² प्लस m3r3² प्लस m4r4²। अब हमें r का वैल्यूज़ फाइंड करना है। सिंस हम लोग को सेंटर से डिस्टेंस चाहिए चारों, तो अगर ये चारों L है, चारों साइड्स L है, तो ये जो बीच वाला लाइन आएगा जो डायगोनल आ जाएगा ये आ जाता है L√2। और इसका ये भी अगर ये हाफ है, अगर ये डिस्टेंस अगर इसका भी हाफ है तो इस डिस्टेंस के लिए हम लोग ले लेंगे इसका आधा, इस डायगोनल का आधा L√2/2। तो ये हो जाएगा L/√2, यानी हमारे पास जो R1 R2 R3 और R4 आएगा ये चारों, ये R1 R2 R3 R4, इन चारों का वैल्यू सेम होगा जो कि इक्वल होगा L/√2 के। तो हम लोग इस वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर लेते हैं और हमारा सारा मास जो है वो m के बाद इक्वल है, तो इस वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। m L/√2² प्लस m L/√2² प्लस m L/√2² प्लस m L/√2
रूट टू होल स्क्वायर, यानी ये 4 टाइम्स हो गया एम एल स्क्वायर बाई 2, यानी ये हो जाता है 2ml स्क्वायर, और ये 2ml स्क्वायर ऑप्शन नंबर 3। 4 particles, each of mass m, are placed at the corners of the square of the side length L. The radius of gyration of the system about the axis perpendicular to the plane of the square and passing through its center. इसमें हम लोगों को रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें एक प्लेन है, सारे साइड का जो लेंथ है वो L है, हर एक कॉर्नर पे एक मास रखा हुआ जिसका वैल्यू है m, और लास्ट क्वेश्चन हमने फाइंड किया था इसी सेम का, जो कि इस प्लेन से पास हो रहा था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस पे। तो इसका जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो आया था 2ml स्क्वायर, 2ml स्क्वायर। अब हमें इसका रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन यही होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं जो कि हमारा होता है एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हम लोग लिखते हैं, यानी के स्क्वायर इक्वल्स टू आई बाई एम, और यहाँ पे जो हमारा m है, ये जो m आएगा दैट इज़ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो टोटल मास हमारे पास यहाँ पे ये 4 स्मॉल एम्स है, जो कि हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ m, यानी m प्लस m प्लस m प्लस m 4 टाइम्स। तो m का वैल्यू हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल m। तो हमारे पास जो k आ जाता है वो हो जाता है अंडर रूट आई बाई एम, आई बाई कैपिटल M। यहाँ पे वैल्यूज अगर हम डाल लेते हैं, अंडर रूट आई का जो वैल्यू था वो था 2ml स्क्वायर, और m का वैल्यू आ जाता है 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल m। इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये आ जाता है, m और m कैंसिल हो जाता है, ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा L बाई रूट 2। तो हमारा जो रेडियस ऑफ गायरेशन आएगा वो हो जाएगा L बाई रूट 2, ऑप्शन नंबर 1। A man rows a certain distance directly across a river and downstream in time a second and b second respectively. If the man can row in still water at the rate of 10 meter per second and the river flows at the rate of 4 meter per second, find the ratio A is to B. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस में यहाँ पे जो मैन है वो डायरेक्टली क्रॉस कर रहा है रिवर को, और दूसरे केस में ये डाउनस्ट्रीम फॉलो कर रहा है। सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं एक फिगर से, कि सबसे पहले यहाँ पर ये रिवर का बैंक्स है, तो इस रिवर के बैंक से इस पॉइंट वो क्रॉस करना चाहता है मैन। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ भी दिए हुए हैं, तो इसके वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ए सेकेंड में वो रिवर को क्रॉस करता है अक्रॉस द वन बैंक से अनदर बैंक, और डाउन स्ट्रीम वो ट्रेवल करता है 20 सेकेंड्स फॉर द सेम डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है हमारा दोनों ही केस में सेम है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ द मैन कैन रो इन स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी हमारा जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और द रिवर फ्लोज एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें उसके टाइम का रेशियो फाइंड करना है, A is to B। इसी को हम लोग यहाँ पे फिगर से समझते हैं कि एक बैंक से दूसरे बैंक जाना चाहता है जो मैन है, बट वो जब इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहा होता है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर ये जब जा रहा होता है तो वो सीधा ना जाकर वो रिवर के फ्लो होने के कारण वो टेढ़ा मुड़ जाता है। इसका स्पीड रहता है 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ रिवर वो इस तरफ रहता है, वो होता है 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये जो वैल्यू है ये फाइंड करना है। और दूसरे केस में है, ये रिवर है, रिवर अपने वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, और जो मैन है वो भी इसी डायरेक्शन में अपने बोट को ले जा रहा है, जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों केसेस में हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वी रिजल्टेंट इस केस में भी और वी रिजल्टेंट इस केस में भी। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म हो जाता है। तो ये जो हमारा जो वी रिजल्टेंट होगा, वी आर, इस केस में क्या होगा, ये अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, क्योंकि ये 10 एक हाइपोटेनस बना रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ये यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। वी रिजल्टेंट इस केस में ये हो जाएगा 100 माइनस 16 इक्वल टू अंडर रूट 84। ये कौन से केस के लिए, जब टाइम इक्वल्स टू ए सेकेंड लगता है, ये उस केस में है। ये उस केस के लिए जब टाइम इक्वल्स टू
b सेकेंड्स लगता है। इस केस में हमारे पास ये दोनों ही वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाता है। और इसको जब ऐड करते हैं तो हो जाता है 4 + 10 दैट इज़ 14 मीटर पर सेकेंड, ये √84 मीटर पर सेकेंड। तीन वेलोसिटीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास जो केस है, पहले केस के लिए ए, तो जब ए सेकेंड्स लगता है, जब ए सेकेंड लगता है दैट मीन्स टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इसको हम v1 ले लेते हैं। यहाँ पर इस वेलोसिटी को हम v1 रख लेते हैं और इस वेलोसिटी को हम लोग v2 ले लेते हैं। हमारे लिए ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। d/v1 जो कि हो जाता है d डिवाइडेड बाई v1 था √84। नेक्स्ट केस के लिए है b इक्वल्स टू सेम डिस्टेंस बाई वेलोसिटी 2 जो कि हो जाता है d/14। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है तो हम लोग सिंपली इसको a/b कर लेते हैं। ये हो जाएगा d/√84 मल्टीप्लाई 14/d। हमारे डी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आ जाता है वो आ जाता है 14/√84। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 14 इसको लिख सकते हैं 2√21 इसे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7/√21। √7 को बाहर करते हैं तो ये हो जाता है √7/3, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए। The position of a particle at any time t is given by the relation x t equals to v/a1 minus e to the power minus at, where v is velocity, then what will be the dimension of a? तो इस क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ a। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो फॉर्मूला है वो है एक्स टी इक्वल्स टू v/a1 माइनस e to the power minus at। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो टर्म है, ये प्रॉपर टर्म, ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये जो है ये डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए मीटर यूज़ करते हैं। तो सेम क्वांटिटी इस पूरे के टर्म का भी होना चाहिए, मीटर में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशंस सेम होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में है ये x और राइट साइड में है v/a, x इक्वल्स टू v/a। दैट मीन्स जो a है वो होना चाहिए v/x। इन दोनों का डायमेंशन हम लोग लिख लेते हैं। वेलोसिटी के लिए हम लोग लिखते हैं Lt-1 और x के लिए होता है L, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा, ये L और ये L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास T-1। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए T-1। विच ऑफ दीज रिलेशंस इज रॉन्ग, हमें फाइंड करना है कि इसमें कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है। सबसे पहला रिलेशन है 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ये रिलेशन करेक्ट रिलेशन है। फिर आता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 × 10⁻⁻10 मीटर, जो कि करेक्ट है। थर्ड है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻13 जूल। इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻19 जूल्स। अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखे तो ये हो जाता है 1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई बाई मेगा के लिए हम लोग लिखते हैं 10⁻6 जूल्स। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1.6 × 10⁻13 जूल, जो कि बिल्कुल करेक्ट रिलेशन है। लास्ट में हमारे पास बचता है 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻5 डाइन, जो कि इनकरेक्ट है, उसके जगह पे होता है 10⁻+5 डाइन। यानी हमारा जो इनकरेक्ट रिलेशन है वो है ऑप्शन नंबर डी इज ए इनकरेक्ट रिलेशन। Percentage error in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. The error in the estimate of kinetic energy obtained by measuring mass and speed will be। तो हमारे पास यहाँ पे मास और स्पीड का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, तो उसका यूज़ करके हम लोग को काइनेटिक एनर्जी का एरर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है ½ mv², दिस ऑल वी नो।
इसका परसेंटेज एरर निकालना है, यानी डेल के ई डिवाइडेड बाई के ई इंटू 100% इक्वल्स टू डेल हाफ है तो हाफ को एज इट इज़ रहने देते हैं, मास डेल एम बाई एम इंटू 100%, और वी स्क्वायर है यानी आगे में 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल वी बाई वी इंटू 100%। डेल एम बाई एम इंटू 100% है 2% के इक्वल 2%, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल वी बाई वी इंटू 100% है वो है 3% के इक्वल 3%, 2% प्लस 6% इक्वल्स टू 8%। तो हमारा जो एस्टिमेटेड एरर हो जाएगा वो हो जाएगा 8%, ऑप्शन नंबर सी। Around disk of moment of inertia I2 about its axis perpendicular to its plane and passing through its center is placed over another disk of moment of inertia I1 rotating with an angular velocity omega about the same axis. The final angular velocity of the combination of the disks is। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास 2 डिस्क है। अब ये जो 2 डिस्क है, पहला जो डिस्क है उसमें उसके परपेंडिकुलर प्लेन में पास हो रहा है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I2, ठीक है। और उसके ऊपर एक दूसरा प्लेन रखा हुआ है, दूसरा डिस्क को प्लेस किया जाता है जो कि रोटेट कर रहा है। पहला वाला पहले रोटेट नहीं कर रहा था, इसके पहले जो ये जो डिस्क था ये रोटेशन में नहीं था, लेकिन ये जो दूसरा डिस्क रखा गया जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है ये रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, किसी ओमेगा वेलोसिटी के साथ ये रोटेट कर रहा है विद द सेम एक्सिस पे। तो इनिशियली जब इस पर रखा जा रहा था उस समय में जो डिस्क 2 है, इसको हम लोग डिस्क ऊपर वाले को डिस्क 1 ले लेते हैं और नीचे वाले को डिस्क 2 ले लेते हैं। तो ये जो डिस्क 2 है वो मूव नहीं कर रहा था, यानी इसका जो एंगुलर मोमेंटम था वो 0 था और ऊपर वाले का एंगुलर मोमेंटम ओमेगा था, ठीक है। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था, ठीक है, वो था I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। I1 के पास ओमेगा 1 था, I1 का ओमेगा था, और I2 के पास ओमेगा 0 था क्योंकि ये रोटेट नहीं कर रहा था। तो इस केस में जो Li आ जाता है वो हो जाता है I1 ओमेगा, फर्स्ट केस। L फाइनल जब इसके ऊपर पर्टिकुलरली रख दिया गया, जब डिस्क 1 डिस्क 2 के ऊपर स्टैक हो गया, उस केस में हमारा जो I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 आएगा, वो देख लेते हैं। इस सेकंड केस में क्या होगा कि ये जितने भी स्टैक्स हैं, ये डिस्क 1 और डिस्क 2, अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्टैक होके सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू करेंगे। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम में सेकंड केस में जब ये लोग मूव कर रहे थे वो लोग किसी ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू किए, यानी हमारा जो I1 था वो भी ओमेगा नॉट के साथ घूम रहा था और I2 था वो भी ओमेगा नॉट के साथ मूव करना शुरू किया, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2 ओमेगा नॉट। ये हो गया सेकेंड केस। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग जानते हैं Li इक्वल्स टू LF, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है I1 ओमेगा और फाइनल एंगुलर मोमेंटम है I1 प्लस I2 ओमेगा नॉट, यानी हमें फाइनल फाइंड करना था, कि हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा एक्चुअली, यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारा है ओमेगा नॉट। तो हम लोग इस ओमेगा नॉट को फाइंड करेंगे, ओमेगा नॉट और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा I1 ओमेगा डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2। अब देखते हैं ये किसके साथ मैच हो रहा है, I1 ओमेगा डिवाइड बाई I1 प्लस I2 इज मैचिंग विथ, सबसे पहले इस जगह को क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ। तो जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल का बात करते हैं, अर्थ से अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं, तो उस केस में हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होता है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट एनी पॉइंट ऑफ फ्लाइट, ये ऑलवेज हम लोग सेम लेते हैं। और जब भी हम लोग किसी दो चीज़ को इक्वेट करते हैं तो वो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को इक्वेट करते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एट इक्वेटर एंड पोल्स, इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, लीस्ट एट इक्वेटर एंड लीस्ट एट पोल्स। तो यहाँ पे हमारा बात हो रहा है पोल और इक्वेटर के लिए। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
for the pole is 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहीं G8 इक्वेटर के लिए ये हो जाता है 9.780 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि ग्रेविटी एट पोल इज़ ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर। यानी पहला वाला ऑप्शन गलत है। इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, यानी ये पोल से इक्वेटर की तरफ इंक्रीज़ करता है, जो कि गलत है। ये उल्टा होता है, इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लीस्ट एट इक्वेटर करेक्ट है, लीस्ट एट पोल्स गलत है। यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। टू वैक्टर्स हैव रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर द एंगल बिटवीन देम इज। हमारे पास दो वैक्टर्स है जो कि रिजल्टेंट जो कि इक्वल है, खुद तो इक्वल है और साथ में उसका रिजल्टेंट भी इक्वल है। दैट मीन्स अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई दो वेक्टर है ए और उसका रिजल्टेंट भी ए ही है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू ए कॉस थीटा। ये हम जानते हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ कोसाइन दैट रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू a1 a2 प्लस 2 a1 a2 कॉस थीटा। हमारे पास a1 और a2 दोनों ही a है और रिजल्टेंट भी a है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है a द मॉड ऑफ a वेक्टर। ओके, यानी मॉड ऑफ a वेक्टर विल बी इक्वल्स टू a ओनली, विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट दिस a स्क्वायर विल बिकम 2a स्क्वायर, और यहाँ भी ये बन जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब इस रूट को अगर हटा देते हैं तो ये हो जाता है a स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा, मल्टीप्लाई कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग 2a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है 1 प्लस कॉस थीटा। ये स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली बचेगा 1/2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। दैट मीन्स कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2। थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस 1/2, थीटा इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स 1/2, और ये कॉस इन्वर्स 1/2 होता है 120 डिग्रीज। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा बी 120 डिग्रीज। सो स्टूडेंट्स, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे वीडियो सीरीज़ देखते रहें। थैंक यू।